Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6, the Sangam Age, Kingdoms and the Social and Economic Conditions. बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संगम एज को, साथ ही साथ हम देखेंगे कि उस टाइम वो कौन से रूलर्स थे जो रूल कर रहे थे, सोसाइटी कैसी थी, सोशल कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, अब हम वो देखते हैं। तो हम देखेंगे कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट बिटवीन नदर्न एंड सदर्न इंडिया। इंडिया के नदर्न पार्ट में और इंडिया के सदर्न पार्ट में किस तरीके से इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट थे वो हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे भाई आज संगम एज को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो वो कौन से सोर्सेज थे, कौन से लिटरेरी सोर्सेज थे जिसके बेसिस पे हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। हमें कैसे पता चला कि एक टाइम में संगम एज था, ये रूलर रूल करते थे, तो वो कौन से सोर्सेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, वो है मेगालिथ्स इंस्क्रिप्शन। फिर हम 3 किंगडम्स को पढ़ेंगे, दैट इज चेरा, चोला और पांड्या। किन किन को पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? चेरा को, चोला को और पांड्या को। फिर हम सामाजिक कंडीशन देखेंगे, मतलब सोशल कंडीशंस को पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति को देखेंगे, समाज की स्थिति को देखेंगे, आर्थिक स्थिति को देखेंगे। आर्थिक बोले तो इकोनॉमिक, सामाजिक बोले तो सोशल। बेटा अगर हम प्राचीन काल की बात करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, तो पेनिनसुलर इंडिया जो विंध्य माउंटेन के साउथ में सिचुएटेड है उसे क्या बोला जाता था? दक्षिण पथ या दक्षिणा पथ। ठीक है, ये देखो ये रहा इंडिया। इंडिया में यहाँ पर आपको मिलेंगे विंध्य माउंटेन और विंध्य माउंटेन के साउथ में मिलेगा पेनिनसुलर इंडिया। और इस पेनिनसुलर इंडिया को क्या कहा जाता था? दक्षिण पथ या दक्षिणा पथ। विंध्य के साउथ में जो पेनिनसुलर इंडिया है उसे क्या कहा जाता था? दक्षिणा पथ। ठीक है, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ किंगडम्स। यहाँ पर मेनली जो किंगडम्स होती थी उन्हें आप 2 जोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब बेटा ये जो दक्षिणा पथ है या दक्षिण पथ है, इसमें मेनली जो किंगडम्स हैं इन्हें हम 2 जोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होगी जो रिवर नर्मदा से शुरू होगी नॉर्थ में और कृष्णा और तुंगभद्रा पे खत्म होगी, कहाँ पर? साउथ में। ठीक है, यहाँ पर मिलेगी आपको रिवर नर्मदा। नर्मदा से कृष्णा तुंगभद्रा तक का जो एरिया होगा, पहले किंगडम वो हो गई। दूसरी, द तमिल किंगडम इंक्लूडेड द टेरिटरी ऑफ साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा। कृष्णा के साउथ में कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? फिर ये केप कॉमोरिन तक। पहला नॉर्थ में चालू होगा रिवर नर्मदा से और यहाँ पर खत्म हो जाएगा किस पे? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर पे, यहाँ तक। फिर जो दूसरा एरिया है जिसे हम तमिल कंट्री कह रहे हैं वो यहाँ पर तुंगभद्रा और कृष्णा नदी से चालू होगा और खत्म किस पे हो जाएगा? केप कॉमोरिन, बिल्कुल लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी तक चलेगा ये। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आ गई कि जो दक्षिण पंथ है उसमें कंसिस्ट होती हैं किंगडम्स जो 2 जोग्राफिकल एरियाज में या 2 जोग्राफिकल रीजन्स में सिचुएटेड है। पहली नॉर्थ में नर्मदा से स्टार्ट होगा और साउथ में कृष्णा तुंगभद्रा तक चलेगा। दूसरा कृष्णा तुंगभद्रा से स्टार्ट होगा और कन्याकुमारी केप कॉमोरिन तक चलेगा। ठीक है, और ये जो रीजन है इसमें रूल करते थे कौन? चेरा, चोला और पांड्या। ठीक है, वैसे इसको भी चोला नहीं, चोल राजा हुआ करते थे बेटा। ये कौन थे? चोल राजा, बाद में चोला लिखा, पांड्या और चेरा। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, तो पूरा के पूरा रीजन जो था, यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो रहने वाले लोग थे, उनका ओरिजिन कैसा माना जाता है? द्रविडियन ओरिजिन। ठीक है, वो किसको बिलोंग करते थे? द्रविडियंस को। तो बेटा ये जो टर्म द्रविडियन है ये कॉमनली यूज होती है किन लोगों को डिनोट करने के लिए? हु इज बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब ये लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में कौन कौन आएंगे? ये तमिल स्पीकर हो सकते हैं, ये कन्नड़ स्पीकर हो सकते हैं, तेलुगु स्पीकर हो सकती हैं, ये मलयालम स्पीकर हो सकते थे। तो अगर तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम स्पीकर है तो इन्हें क्या कहेंगे हम बेटा? द्रविडियन। इनका जो लैंग्वेज था वो तो बहुत ही बढ़िया था ही, साथ ही साथ इनका कल्चर भी बहुत अच्छा था। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो द्रविडियन लोग हैं बहुत ही कल्चर्ड थे, बहुत ही सिविलाइज्ड थे। तो ये कल्चर्ड एक सिविलाइज्ड रेस हुआ करती थी और ये
जो द्रविडियंस हैं ये बिलोंग करते हैं हाईली कल्चर्ड रेस से, जो इंडिया में रहती थी, मतलब पूरे इंडिया में रहती थी तब तक। कब तक? जब तक आर्यंस का इन्वेंट नहीं हुआ था। देखो, आर्यंस आने के बाद भी द्रविडियन रहे, पर इन्हें साउथ की तरफ धकेल दिया गया। नॉर्थ में कौन लोग आके रहने लग गए थे बच्चा? आर्यंस। सो आर्यंस के लिए ऐसा थ्योरी दी गई है कि जो रशिया वाला एरिया है, रशिया के स्टेप्स वाला जो एरिया है, वहाँ से ये आर्यंस लोग चलते 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 इंडिया में आए। और इंडिया में किस डायरेक्शन से आए बेटा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ये इंडिया में आए, और धीरे धीरे करके इन्होंने द्रविडियन लोगों को साउथ की तरफ धकेलते गए और नॉर्थ में खुद रूल करने लग गए। क्लियर है? चलो, अब हम पढ़ेंगे भाई हमारे नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के बीच में कैसे कॉन्टेक्स्ट थे रिलेटेड टू कल्चरल एंड इकोनॉमिक। कैसे कॉन्टेक्स्ट थे रिलेटेड टू कल्चर और इकोनॉमिक। कल्चर बोले तो संस्कृति को लेके, इकोनॉमिक बोले तो आर्थिक मतलब फाइनेंस से रिलेटेड। बेटा जो आर्यंस थे वो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में सेटल हो गए। जो आर्यन का कल्चर था, इनका जो सिविलाइजेशन था, ग्रेजुअली वो कहाँ भी इन्फिल्ट्रेट हुआ? साउथ में। आप लोगों को साइंस वाला इन्फिल्ट्रेशन पता होगा ना, किसी चीज़ का गहराई तक जाना। तो ऐसे ही जो आर्यंस थे जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में रह रहे थे, अब इनका कल्चर, इनका सिविलाइजेशन कहाँ भी पहुँचेगा बेटा? साउथ में भी पहुँचेगा। अकॉर्डिंग टू एंशियंट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जो वैदिक सेज थे अगस्त्य, वो पहले थे जिन्होंने आर्यन कल्चर को, आर्यंस कस्टम्स को, आइडियाज़ को द्रविडियन एरिया में इंट्रोड्यूस किया, द्रविडियंस के साथ इंट्रोड्यूस किया, साउथ में ले गए। फिर से ध्यान से सुनो, एंशियंट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि भाई एक वैदिक सेज थे जिनका नाम था अगस्त्य, वो पहले थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्यन कस्टम्स को, आइडियाज़ को इनटू द द्रविडियन साउथ। वो साउथ जहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयाली स्पीकर रहते थे, है ना, वहाँ पर ऋषि अगस्त्य ने आर्यन कल्चर को, आर्यन कस्टम्स को, आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया। कस्टम बोले तो परंपराएं, है ना। और बेटा उसके बाद से ही क्या होने लगा? बहुत सारे ब्राह्मण्स प्रीचर्स जो थे, वो ब्राह्मण जो उपदेश देते थे, उन्होंने आर्यन कल्चर को साउथ में स्प्रेड किया, फैलाया। संस्कृत पॉपुलर हो गई, संस्कृत बिकम पॉपुलर एंड द्रविडियन स्कॉलर स्टडीड द वैदिक लिटरेचर। बेटा संस्कृत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, तो जो द्रविडियन स्कॉलर्स भी थे उन्होंने संस्कृत को सीखा और फिर संस्कृत के लिटरेचर को, वैदिक लिटरेचर को पढ़ना चालू कर दिया। जो आंध्रा किंगडम थी उसे रूल करते थे ब्राह्मण। द आंध्रा किंगडम वॉज बींग रूल्ड बाय ब्राह्मण। बेटा बाद में इस एरिया को मौर्यंस ने छीन लिया ब्राह्मण से, है ना। मौर्यंस ने इस एरिया को कनकर कर लिया कब? 3rd सेंचुरी BC में। जब मौर्यन पीरियड चल रहा था तो बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैन मिशनरीज यहाँ पर आए सदर्न रीजन में, ठीक है। तो वो एरिया जिसको अब तक ब्राह्मण्स कंट्रोल कर रहे थे, आंध्रा वाला रीजन, उस पर मौर्यंस की जीत हुई। मॉरेंस ने उस एरिया को जीत लिया। फिर मॉरेंस के टाइम पे बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैन मिशनरीज आई सदर्न रीजन में। द अर्लियर संगम टेक्स्ट, जो अर्लियर संगम टेक्स्ट है वो रिवर गंगा की बात भी करती है और रिवर सोन की बात भी करती है। अगर हम अर्लियर संगम टेक्स्ट की बात करें तो उसमें आपको रिवर गंगा भी मिलेगी और रिवर सोन भी मिलेगी। अब बेटा अगर हम आर्यन कल्चर की बात करें तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा डेक्कन किंगडम्स पे। डेक्कन किंगडम्स के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे किससे? आर्यन कल्चर से। उन लोगों ने संस्कृत सीखी, संस्कृत लिटरेचर को पढ़ना चालू किया। पर अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें ना, फार साउथ में या डीप साउथ में तो बहुत लिमिटेड था, वहाँ तक ऑल इन ऑल हम बोल सकते हैं पहुँचा ही नहीं। तो आर्यन कल्चर का डीप इम्पैक्ट, डीप मतलब गहरा जो प्रभाव था वो डेक्कन किंगडम्स तक था, पर इसका इन्फ्लुएंस डीप साउथ के लोगों तक पहुंचा नहीं। बेटा तमिल कंट्री की अगर हम बात करें तो इन्होंने ब्राह्मणिक फेथ को तो मान लिया, दे कीप बिलीविंग ऑन ब्राह्मणिक फेथ, पर उन्होंने आर्यंस के बहुत सारे कस्टम्स को मानने से मना कर दिया, उसको अडॉप्ट उन्होंने नहीं किया। बात समझ में आ रही है? ब्राह्मणिक फेथ को मान लिया है
पर बहुत सारे कस्टम्स जो आर्यंस के थे उसको वो फॉलो करने को रेडी नहीं थे। बेटा जो वर्ड कस्टम्स है उसका मीनिंग होता है परंपराएं, नहीं प्रथाएं। क्या होता है? प्रथाएं। और जो वर्ड ट्रेडिशन है उसका मतलब होता है परंपरा। ट्रेडिशन मतलब परंपरा, कस्टम मतलब प्रथाएं। ठीक है, ऑल इन ऑल वो सेम ही होती हैं, परंपराएं हो, प्रथा हो, रिवाज हो। तो इन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणिक फेथ को तो अडॉप्ट कर लिया, पर कहा कि भाई हम बहुत सारे जो कस्टम्स हैं आर्यंस की उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने अपने कल्चर की, इनका जो खुद का कल्चर था वो भी बहुत यूनिक था, तो उसकी यूनिकनेस को इन्होंने प्रिजर्व किया। देखो ऐसा ही होना चाहिए, आप ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करो। ये लोग बुद्धिमान थे तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं तो ये भी पूरी तरीके से आर्यंस के कस्टम ट्रेडिशंस को मानने लग जाते, उनके रीति रिवाजों के हिसाब से चलने लग जाते। पर नहीं, इन्होंने प्रिजर्व किया अपनी खुद के कल्चर की यूनिकनेस को, तमिल लैंग्वेज को, वो भी बहुत ही प्राइड के साथ, बहुत गर्व के साथ। इससे तमिल पीपल को हेल्प मिली कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर पाए। ठीक है, क्लियर है? These help the Tamil people to retain some of the distinguishing कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्टिंग्विशन मतलब होता है अलग करने वाले, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। तो आज भी अगर हम तमिल लोगों में कुछ स्पेशलिटी देखते हैं, वो हमसे थोड़े से अलग हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि आज भी वहाँ पर द्रविडियन सिविलाइजेशन है जिसने अपने आप को जिंदा रखा, ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब क्या होता है? अलग करने वाली, और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। तो आज भी हमें तमिल के जो रीति रिवाज हैं वो थोड़े से फैक्सीनेटिंग लगते हैं, थोड़े से अलग लगते हैं। सुबह सुबह 4 बजे उठ के जो शादियां होती हैं वहाँ पर गजरे लगाने वाला जो सिस्टम है, बहुत कुछ ऐसा है बेटा जो सीखना चाहिए। अब हम सोर्सेज को पढ़ेंगे कि भाई वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं संगम एज को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज को, संगम लिटरेचर को। जो तमिल है वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है साउथ इंडिया की। 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मलयाली भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, तो बताओ इन सब में सबसे पुरानी कौन सी है? तो कौन सी है? तमिल। इसका लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा रिच है। तमिल एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज बनी साउथ की। क्यों? क्योंकि जो संगम लिटरेचर था वो एक एक्सीलेंट वर्क था। तो बेटा संगम लिटरेचर की एक्सीलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंग्वेज बनी कौन? तमिल। जो वर्ड संगम है इसका मीनिंग होता है असेंबली। व्हाट डू यू मीन बाय संगम? असेंबली। अर्ली ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें तो 3 संगम्स हुए, मतलब 3 असेंबलीज हुई। ठीक है, ऑफ लिटरेरी मैन, बहुत ज़्यादा जो होशियार, जो स्कॉलर, पढ़े लिखे आदमी होते हैं उनको बुलाया गया, उनकी असेंबलीज हुई, उनका संगम हुआ, और ये हुआ कहाँ पर बेटा? मदुरई में। द सेंटर फॉर ग्रेट लिटरेरी एक्टिविटी इन तमिल कंट्री। तमिल कंट्री में लिटरेरी एक्टिविटी के लिए बहुत जाना जाने वाला मदुरई, वहीं पर असेंबलीज हुई, संगम हुए, और वो भी कितनी बार हुए? 3 बार हुए। और ये जनरली एक्सेप्ट किया जाता है कि ये जो असेंबलीज हुई ये कब हुई बेटा? फ्रॉम अबाउट द 1st सेंचुरी BC से लेकर के 6th सेंचुरी AD तक। तो 1st सेंचुरी BC से चालू होके कब तक चली बेटा? ये 6th सेंचुरी AD तक चली। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, 1st सेंचुरी BC बोले तो BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, है ना। आज कॉमनली इसके लिए वर्ड यूज होता है BC ही, बिफोर कॉमन एरा। तो 1st सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा या BC से स्टार्ट होके 6th सेंचुरी AD तक चली है। मेनी पोइट्स, स्कॉलर्स एंड बार्ड्स, बहुत सारे पोइट्स, बहुत सारे स्कॉलर्स, बार्ड्स यहाँ पर गैदर होते थे। ठीक है, अब पोइट का मतलब होता है जो कविताएं लिखता है, स्कॉलर्स का मतलब आपको पता ही है। अभी बार्ड्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये भी बेटा एक तरीके से हम कह ही सकते हैं कि ये भी कवि हैं, कविताएं करते हैं। ठीक है, चलो ये यहाँ पर इकट्ठे हुए और इन्होंने
अपनी अपनी स्पेशलिटी को रखा। बहुत सारे पोइट्स आए, स्कॉलर्स आए, बार्ड्स आए, यहाँ पर इकट्ठे हुए और फिर इन्होंने प्रोड्यूस किया लार्ज वॉल्यूम ऑफ एक्सीलेंट तमिल पोएट्री। ये जो लिटरेरी कंपोजिशंस थे इन्हें कलेक्ट किया गया, कंपाइल किया गया बुक्स में और उन बुक्स को कहा गया संगम लिटरेचर। तो पहली चीज़ जो आपको यहाँ से लर्न करनी है कि संगम लिटरेचर कब से कब तक लिखा गया, तो फर्स्ट BC से 6th BC तक। सेकेंड चीज़ जो आपको लर्न करनी है वो ये है कि कौन कौन इन असेंबलीज को अटेंड करने आते थे। तो पोएट, स्कॉलर्स, बार्ड्स, इन सब ने अपने अपने मास्टरपीसेस को रखा और यहाँ से तैयार हुआ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एक्सीलेंट तमिल पोएट्री। इन्हें कंपाइल किया गया, पहले कलेक्ट किया गया, फिर कंपाइल किया गया और इसी को हमने क्या कहा गया, संगम लिटरेचर। बेटा अब हम पढ़ेंगे तिरुकुरल को, जो लिटरेरी वर्क जो थर्ड संगम में कंपाइल हुआ, कॉन्स्टिट्यूट हुआ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब थर्ड संगम जब हो रहा था बेटा, उस टाइम का जितना भी लिटरेरी वर्क था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द लाइफ ट्रेडिशन ऑफ दैट टाइम। फिर से ध्यान से सुनना, थर्ड संगम बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है संगम लिटरेचर का, क्योंकि इस टाइम में जो लिटरेचर लिखा गया वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द लाइफ ट्रेडिशंस ऑफ तमिल पीपल। जो तमिल लोग हैं उनकी लाइफ कैसी थी, उनके कस्टम, ट्रेडिशन, सबकी इन्फॉर्मेशन देता है हमें। थर्ड संगम में कंपाइल हुआ लिटरेचर। तिरुकुरल वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है तिरुकुरल को? तिरुवल्लुवर ने। ठीक है, फिर याद रखना तिरुकुरल को लिखा किसने है? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर याद रखना, तिरुवल्लुवर ने लिखा है तिरुकुरल। इसमें 1330 1330 1330 कपलेट्स हैं जो 133 चैप्टर में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। अब बेटा आप लोग क्लास 9th में हो तो आपको कपलेट्स का मीनिंग तो पता होगा। कपलेट्स क्या होती हैं? 2 लाइन्स ऑफ पोएट्री ऑफ इक्वल लेंथ, वन आफ्टर द अदर। दोहे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? दोहे। ठीक है, द्विपदी बोलते हैं, दोहे बोलते हैं। 2 लाइन्स ऑफ पोएट्री ऑफ इक्वल लेंथ, वन आफ्टर द अदर, हिंदी में दोहे बोलते हैं। ठीक है, सो इन्होंने 1330 कपलेट्स लिखे हैं जो 133 चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज हैं। ये जो चैप्टर्स हैं इन्हें 3 सेक्शंस में ग्रुप किया गया है और हर सेक्शन पर्टिकुलर टॉपिक से डील करता है। उनके नाम हैं अरम, धर्म, पारुल, अर्थ, इनबाम, काम है। बेटा जो धर्म और जो काम है वो ऑब्वियसली रिलेटेड है किससे? एथिकल कोड से। भाई आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ें आप। अब बेटा आप सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि धर्म और काम ये हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। जब हम हमारा जीवन जी रहे हैं तो हमें इन दोनों को फॉलो करना ही है। ये एथिकल कोड्स हैं विच पीपल वर रिक्वायर्ड टू फॉलो इन देयर पर्सनल लाइफ। ये वो कोड्स हैं जिन्हें लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा जब ये अपना जीवन जी रहे होंगे। पर अगर हम अर्थ और पॉरुल की बात करें तो बेटा ये किस में डील करता है? बिजनेस एथिक्स क्या होनी चाहिए। आप जब व्यापार कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। पब्लिक अफेयर्स की बात करता है तो पॉरल पब्लिक अफेयर और बिजनेस एथिक के लिए है जिसे हम अर्थ कहते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए जो एथिकल कोड है वो है धर्म और काम। ये है तिरुवल्लुवर। कौन है बेटा? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर है एक फेमस तमिल पोइट। जो स्कॉलर्स हैं वो इस वर्क को ऐसे देखते हैं कि भाई इसमें तो जो संस्कृत में जितना भी काम किया गया है उसकी एक्सीलेंस भी है। ठीक है, इसमें वो सारे फीचर्स भी हैं जो संस्कृत टेक्स्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा वेटेज मिला हुआ है। जो स्कॉलर्स थे वो व्यू करते थे इस काम को कि भाई इसमें एक्सीलेंस है, फीचर्स हैं किसके? संस्कृत टेक्स्ट के। संस्कृत टेक्स्ट जैसी एक्सीलेंस भी है वैसे फीचर्स भी हैं। अब कौन से संस्कृत टेक्स्ट जैसी? बेटा धर्मसूत्र। जैसे धर्म की बात हमने की तो वो किस में आ गया? धर्मसूत्र में। फिर हमने काम की बात की तो काम किस में आ गया? काम सूत्र में। जब लोगों ने
पढ़ा इस बुक को तो उन्हें ये समझ में आ गया कि इसकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं संस्कृत टेक्स्ट से ली गई है, क्योंकि संस्कृत टेक्स्ट में जो धर्म सूत्र है उससे धर्म आया है, काम सूत्र से काम आया है, और अर्थशास्त्र पौरुल अर्थ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमें कॉमन मिली, वहाँ पर पौरुल था, अर्थ था, और पौरुल मतलब अर्थ ही होता है, काम और धर्म। हमारे यहाँ धर्मसूत्र था, कामसूत्र था और अर्थशास्त्र था। और बेटा इसकी जो टीचिंग्स थी वो कॉमन तमिलियन के लिए गाइड की तरह काम करती थी, एटर्नल इंस्पिरेशन की तरह काम करती थी। तो इसकी जो टीचिंग्स हैं वो सोर्स हैं किसका बेटा, एटर्नल इंस्पिरेशन का। ये गाइड की तरह काम करती हैं तमिलियंस के लिए। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी इंडियंस एंड यूरोपियन लैंग्वेज। इसका ट्रांसलेशन बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी हो चुका है, इंडियन लैंग्वेजेस में भी हो चुका है। अच्छा, बहुत देर से हम बोल रहे हैं इसका ये प्रेरणा का स्रोत है, ये गाइड है कौन, तिरुकुरल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, तिरुकुरल की बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एपिक्स एंड अदर वर्क्स। तो एपिक्स एंड अदर वर्क्स में हमें दो चीज़ों को पढ़ना है, दो एपिक्स, दो फेमस एपिक को पढ़ना है। एक है शिलापत्तिकारम और दूसरा मणि मेखलाए और शिलापत्तिकारम। ये दो फेमस एपिक हैं तमिल लिटरेचर की। जो पहली है उसे ब्राइटेस्ट जेम कहते हैं तमिल लिटरेचर का, कि भाई इससे अच्छा तो और कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। ये कोवलन की लव स्टोरी है, और कोवलन को प्यार हुआ था किससे, माधवी से, जो कौन थी, कोटिशन। बोले तो बेटे जो वर्ड कोटिशन है इसका मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट। तो भाई शिलापत्तिकारम जो है ये ब्राइटेस्ट जेम है तमिल लिटरेचर का। इसमें लव स्टोरी है, किसकी लव स्टोरी है, कोवलन की। कोवलन को किससे प्यार होता है, कोटिशन से, जिसका नाम है माधवी। जो दूसरी एपिक है मणि मेखलाए, वो ऐसे एडवेंचर में डील करती है जो कब हुए बेटा, जब हुई कोवलन की बेटी, ठीक है। किससे हुई कोवलन की बेटी, कोवलन और माधवी से, ठीक है। मणि मेखलाए डील्स विद द एडवेंचरस ऑफ द डॉटर्स बोर्न ऑफ द यूनियन ऑफ कोवलन एंड माधवी। कोवलन और माधवी की यूनियन से जो बेटी बोर्न हुई उसमें डील करती है कौन, मणि मेखलाए। आप लोग देखो बेटा इन लोगों के लिए कुछ भी आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि माधवी एक प्रोस्टिट्यूट थी, कोवलन अपनी वाइफ को छोड़ के माधवी के पास चला जाता है, अब इनकी बेटी भी होने वाली है। तो इसको जिस तरीके से लिखा गया होगा उसमें सोसाइटी आई होगी, उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशंस आई होंगी, तो ये पढ़ के हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। ये जो एपिक है ये हमें बताती है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कब की, तमिल कंट्री की कब तक की, 6th सेंचुरी AD तक की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम देखेंगे मेगालिथ्स, ठीक है। जो वर्ड मेगालिथ है इसका मतलब होता है बहुत बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। लिथिक्स मतलब होता है पत्थर और मेगा मतलब होता है बड़े। द वर्ड मेगालिथ मीन्स लार्ज स्टोन्स। मेगा प्लस लिथ। जो मेगालिथ हैं वो हमें कहाँ पर मिलेंगे, इन ऑल अपलैंड एरियाज ऑफ पेनिनसुला के अपलैंड एरियाज में हमें मेगालिथ मिल जाएंगे। देयर कॉन्सेंट्रेशन हाउएवर सीम्ड टू बी ऑन ईस्टर्न आंध्रा एंड तमिलनाडु। इनका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें आंध्रा और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। जो मेगालिथिक कल्चर है उसे हम 1000 BC से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो कब तक हमें देखने को मिला, अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा, 1000 BC से हमने मेगालिथिक कल्चर को देखा है, जहाँ पर बिग बिग स्टोन्स का यूज़ होता था, कई बार बरियल साइट को मार्क करने के लिए, ठीक है। इसको हमने कब तक देखा है, 1000 BC से स्टार्ट करके क्रिश्चियन एरा की शुरुआत तक देखा है। जो मेगालिथिक कल्चर है
इज़ मोस्टली नोन फॉर इट्स बरियल्स। मैंने बोला ना कि बरियल साइट्स को सिग्निफाई करने के लिए, बरियल साइट्स को इंडिकेट करने के लिए मेगालिथ्स का यूज़ हुआ जाता था। जो अपलैंड पोर्शन होता था पेनिनसुला का, उसमें लोग रहते थे, ठीक है, हुज ग्रेव्स आर कॉल्ड मेगालिथ्स। और उनकी जो ग्रेव्स होती थी, उनकी जो बरियल साइट्स होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? मेगालिथ्स। बिकॉज दे वर एनसर्कल्ड बाय बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी को बरी किया है, फिर यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स, स्टोन्स लगा दिए जाते थे, ठीक है, और इसी को क्या कहते थे? मेगालिथ्स। सो द अपलैंड पोर्शन, सॉरी प्रपोर्शन नहीं, पोर्शन, जो अपलैंड पोर्शन था पेनिनसुला का, उसमें लोग रहते थे, हुज ग्रेव्स आर कॉल्ड मेगालिथ्स। और उनकी ग्रेव्स को ही क्या कहा जाता था? मेगालिथ्स। क्यों कहा जाता था भाई? बिकॉज दे वर एनसर्कल्ड बाय बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स। बेटा जो मेगालिथ्स होते थे उसमें सिर्फ स्केलेटन नहीं होते थे लोगों के, जो लोग मरे होते थे सिर्फ उन्हीं को बरी नहीं किया जाता था, उनके साथ में आयरन टूल्स, एरोस, पॉटरी, फ्रैगमेंट्स ऑफ राइस, दूसरी ग्रेन्स भी मिली हैं स्केलेटन के पास। मतलब जब किसी व्यक्ति को आप बरी करते थे तो उसकी जितनी भी नियर डियर चीज़ें थी उन सब को भी बरी कर दोगे, क्योंकि उस टाइम में लोगों का जो बिलीव था वो था लाइफ आफ्टर डेथ, कि भाई मरने के बाद भी कोई जीवन होता है। तो ये आयरन टूल्स, एरोस, पॉटरी, राइस, ये सब उस डेड बॉडी के साथ रख देते थे। एरो हैट्स, स्पीयर हैट्स, सिकल्स, ये सब आयरन से बनी होती थी। तो इस एज में जब आयरन से बनी चीज़ें हमें मिली हैं, मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन हो चुका था। लोग कॉपर टूल्स और ब्रोंज एज से निकल के किस में आ चुके थे? आयरन एज में आ चुके थे। जब हम बरियल साइट्स को देखते हैं या और भी कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया यहाँ पर एरो हेड, स्पेयर हेड, सिकल्स, ये सब आयरन से बने हुए हैं। मतलब अब ये ना तो कॉपर के टूल्स बना रहे हैं, ना ही तो ब्रोंज के टूल बना रहे हैं, मतलब अब ये कॉपर एज, ब्रोंज एज से आगे आ चुके हैं। जो पोट्री और जो एग्रीकल्चरल टूल्स थे, द पॉटरी एंड एग्रीकल्चरल टूल्स, स्पेयर हेड, सिकल एक्सेट्रा, ये आइडिया देते हैं बेटा कि उस टाइम में कल्चर कैसा था, ठीक है, एंड सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मेगालिथिक पीपल। जो मेगालिथिक पीपल थे वो पैसे कैसे कमाते थे, उनका कल्चर कैसा था, इसका आइडिया हमें पॉटरी और एग्रीकल्चर टूल्स को देख के लग जाता है। बेटा देखो यही है वो बरियल साइट, और ये देखो बड़े बड़े बोल्डर्स लगे हुए ना, इनको ही कहते हैं मेगालिथ्स, बड़े बड़े पत्थर। रियल में तो ये है, देखो देखो, ये इस तरीके से जब हम बड़े बड़े पत्थर को रख कर एक साइन बना देते थे कि भैया हाँ, मेरे जो भी एंसेस्टर हैं वो यहाँ पर हैं, क्योंकि जो लोग भी जिनकी डेथ हो जाती है उनको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत रिगार्ड दिया जाने लगता था, उनकी जो ग्रेवयार्ड होगा उसको थोड़ा सा सेक्रेट प्लेस माना जाने लगा था। तो इस तरीके से उनको ये बड़े बड़े पत्थरों से वो कर देते थे कि भाई यहाँ कोई हमारा है। अब हम पढ़ेंगे बेटा इंस्क्रिप्शन को। तो जो आर्ट था राइटिंग का, द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नोन टू तमिल। लिखना आता था तमिल्स को बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा नहीं आया था अब तक, फिर भी तमिल्स लोगों को लिखना आता था। हमें 80 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। कौन सी स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। कुछ केव्स में मिले हैं, कुछ और कहीं मिले हैं, पर कहाँ पर मिले हैं? सारे मदुरई के रीजन में। तो देखो क्रिश्चियन एरा नहीं था, फिर भी हमारे लोगों को, मतलब तमिलियंस को राइटिंग मतलब लिखना आता था। हमें 80 इंस्क्रिप्शंस मिले, वो भी किसके? ब्राह्मी स्क्रिप्ट के। और ऐसे लोगों का सोचना है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये बिलोंग करते हैं किस पीरियड को? 2nd सेंचुरी BC। AD की बात नहीं हो रही है, अभी हम क्रिश्चियन एरा के पहले हैं, BC, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। जब बुद्धिस्ट और जैन प्रीचर्स ने इस रीजन को विजिट किया उस टाइम को बिलोंग करते हैं ये 80 इंस्क्रिप्शन। बेटा ये इंस्क्रिप्शन हमें बहुत ही फाइन एग्जाम्पल देते हैं अर्लीस्ट काइंड ऑफ तमिल के शुरुआती दौर में तमिल कैसी थी। फिर एक अमेजिंग मिक्सचर हमें देखने को मिलता है तमिल का और प्राकृत का। प्राकृत लैंग्वेज नॉर्थ इंडिया की, तमिल साउथ इंडिया की, इसका एक फाइन अमेजिंग मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। जो इंस्क्रिप्शन है खारवेल की, खारवेल कौन था बेटा? रूलर था कलिंग का। वो क्या कहता है, क्या कहता है खारवेल का इंस्क्रिप्शन कि उसने डिस्ट्रॉय किया, किसको डिस्ट्रॉय किया बेटा? तमिल स्टेट्स की कन्फेडरेसी को, ठीक है।
खारवेल का जो शिलालेख मिला है, जो इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें कहा गया है कि उन्होंने तमिल राज्यों के संघ को, कन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, संघ, संघ को खत्म किया, ठीक है, ऑफ तमिल स्टेट्स की कन्फेडरेसी मतलब संघ को खत्म किया, ऐसा खारवेल के इंस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा, जिसे क्या कहा गया, ये तमिल में ट्रमिदेश संघटम, त्रामिर्देश संगतम, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, या अपने टीचर को पूछ लेना बेटा। मैंने 2-3 बार सुन भी लिया, पर मुझे अभी भी बोलने प्रॉपर नहीं आ रहा है वो, त्रामिर्देश संगतम। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.